Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and we are going to discuss 10 more important questions which are PYQs for your PGT examination. Let's start the questions and the class also. Next, which of the following is not correctly matched? कौन correctly matched नहीं है? ये ethnic group है, races है और उनके regions हैं. पहला है जैकुन्स मलेशिया, ये बिल्कुल सही है. जैकुन्स लोग जो हैं वो मलेशिया के एथनिक ग्रुप हैं जिनकी लगभग कुल पॉपुलेशन 31,000 के आसपास है. तो जाकुन मलेशिया में है, बिल्कुल सही है. सेकंड है बॉन्टॉक. बॉन्टॉक पीपुल भी इंडिजिनस पीपुल हैं. कहां पे? ये फिलीपींस में रहते हैं. बॉन्टॉक कहां पर है? फिलीपींस में भी एथनिक ग्रुप है. फिर खामेर, ये कंबोडिया में है, ये भी बिल्कुल सही है. लेकिन मॉन्स लोग जो ना, ये तीनों सही है, ये तीनों मैच्ड है. बहुत कम इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मॉन्स जो हैं वो यहां के नहीं है. ठीक है, एक चीज और, मॉन्स यहां के नहीं है. खामेर जो है वो 95% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, कंबोडिया की 95% जनसंख्या जो है वो खामेर लोगों की है. ठीक, अब आता है मॉन. मॉन एथनिक ग्रुप कहां के हैं? ये इंडोनेशिया के ना होकर के म्यांमार के हैं. कहां के हैं ये मॉन लोग? म्यांमार. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोम विथ द शॉर्टेस्ट ग्रोइंग सीजन. देखिए ग्रोइंग सीजन किस पे डिपेंड करता है? टाइमिंग ऑफ ग्रोइंग सीजन किस पे डिपेंड करता है? टाइमिंग ऑफ सनशाइन एक इस पे डिपेंड करता है. टाइमिंग ऑफ सनशाइन एक इस पे डिपेंड करता है. दूसरा पे डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी. टुंड्रा ही एक ऐसा रीजन है जिसमें केवल 50 डेज, बिलो 50 डेज क्या है? ग्रोइंग सीजन. बिलो 50 डेज ग्रोइंग सीजन है. बाकी सभी जगह ग्रोइंग सीजन कंपैरेटिवली बेटर है. अब इसमें एक है सवाना. सवाना में जो रेनफॉल होती है वो 70 या 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है. सवाना जब भी हम कहेंगे तो ये सूडान रीजन में है. तो इतना लाइट मिल रहा है, रेनफॉल भी हो रही है, तो वर्षा होगी ही. क्लियर? 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, 10 to 20 लैटिट्यूड में ये शुष्कानुकूलित पौधे होते हैं, यानी ड्राई कंडीशंस में अनुकूलित होते हैं, या एक्सोमॉर्फिक प्लांट्स इनको कहते हैं, जो सवाना में है. फिर टाइगा रीजन है. टाइगा टेम्परेट रीजन का नॉर्दर्न पार्ट है. ठीक, रेनफॉल कम होती है टाइगा में. जो फॉरेस्ट्स हैं उनको वेस्टर्ली से रेनफॉल मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है ना वो टाइगा में ही है. तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इनको भी मिलती है. 3 to 4 मंथ इनके पास ग्रोइंग पीरियड रहते हैं, कब समय उससे ज्यादा भी. फिर आता है चैपरल. चैपरल वो झाड़ियां हैं जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में मिलती हैं. इन्हीं को यूरोप में बाथा कहते हैं. ठीक है, और कैलिफोर्निया में क्या कहते हैं? यूरोप में बाथा और कैलिफोर्निया में मैटोरल. कैलिफोर्निया में मैटोरल और यूरोप में बाथा कहते हैं. टुंड्रा में ही सबसे कम ग्रोइंग पीरियड. जो चैपरल है वहां भी 37 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, वो भी विंटर्स में होती है. नेक्स्ट, ह्यूमन नॉलेज इज द बिगेस्ट सोर्स. ये आप जानते ही हैं कि ये जिम्मरमैन और मिचेल और जिम्मरमैन का ये कथन है कि मानव का ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा संसाधन है. क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जिस चीज की रिसोर्सेबिलिटी नहीं जान पाता है उसको रिसोर्स कभी भी वो मान सकता ही नहीं है, इसका यूज नहीं कर सकता है. कोल मिलियंस ऑफ ईयर से नीचे दबा था, हमारे पास यूज करने की कैपेसिटी नहीं थी, नॉलेज नहीं था, तो हम यूज नहीं कर सकते. ऐसे ही कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी रिसोर्सेबिलिटी
नए नए इन्वेंशन से पता लग रही है और उनको जो यूज करना है वो हम कर रहे हैं। टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी बहुत समय तक किसी यूज में नहीं थी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, अब हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन विच एरिया द वर्ड लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग हिंदी में कहते हैं इसे निक्षालन। निक्षालन कब होता है? जब ये अपर सरफेस जो टॉप सॉइल होती है, इस टॉप सॉइल से ड्रेन करके, इस टॉप सॉइल से ड्रेन करके जो न्यूट्रिएंट हैं वो बी सी तक पहुंच जाते हैं, तो इस ड्रेनिंग को हम कहते हैं लीचिंग। और इस ड्रेनिंग में रोल कौन प्ले करता है? वाटर प्ले करता है। तो मोइस्ट ट्रॉपिकल रीजन में यानी आर्द्र उष्ण कटिबंध में ये ज्यादा होता है, शुष्क में नहीं होगा। किस में होगा? आर्द्र, क्योंकि न्यूट्रिएंट वाटर के थ्रू ही नीचे जाते हैं, बाकी किसी के कोई इसका जो रूट या तरीका है उसकी वजह से नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट? वाटर सबसे ज्यादा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में क्या होता है? सैंड भी होगा, दोमट मिट्टी में क्ले भी होगा। तो जब सैंड और क्ले दोनों होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, सॉयल तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, जिससे ग्रोथ लेवल जो है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और सैंड होने की वजह से थोड़ी सी परवियसनेस रहती है और जो ऑक्सीजन है वो नीचे तक इजीली पहुंच पाती है। तो न्यूट्रिएंट नीचे से ऊपर और ऑक्सीजन ऊपर से नीचे इस जो लोम सॉइल है दोमट मिट्टी में आसानी से पहुंच जाती है। खाली चिकनी मिट्टी होगी ना ये क्ले, तो इसकी परवियसनेस कम होती है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ नहीं जा पाता, तो जो ऑक्सीजन है वो भी नहीं जा पाएगी। और सैंडी के साथ भी ये ज्यादा बलुई होगी, क्ले नहीं होगा तो उसमें न्यूट्रिएंट नीचे से ऊपर नहीं आ पाएंगे, तो उसमें क्या होगा? कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, नीचे सारे न्यूट्रिएंट ऊपर निकलकर चले आएंगे कैल्शियम के फॉर्म में, तो ये भी नहीं हो पाएगा। राइट आंसर इज दोमट। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ द राइस ग्रोन इन द वार्म ट्रॉपिकल जोन इज नोन बाय। देखिए, वार्म ट्रॉपिकल जोन में दो तरह के चावल हैं, एक इंडिका और एक जापानिका। इंडिका चावल जो है ये साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन दोनों जगह उगाया जाता है। यानी जो प्रोसेस अमन अयस बोरो, ये जो अमन अयस बोरो है ना, ये इंडिका टाइप का ही एक चावल है। इंडिया में साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें इंडिका चावल बनाया जाता है, इसमें पहले पौधे कहीं रोपे जाते हैं, फिर वहां से निकाले जाते हैं, फिर कहीं और प्लांट किए जाते हैं और फिर उनमें ग्रोथ होता है। जबकि जापानिका चावल है वो डायरेक्ट गेहूं जैसे हम उगाते हैं वैसे उगाया जाता है, तो इंडिका चावल कहलाता है। व्हाट टाइप ऑफ कॉफी इज ग्रोन इन इंडिया? इंडिया कॉफी के मामले में रिच है। यहां दो टाइप की कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है, जिसमें एक का नाम है अरेबिका और दूसरा है रोबस्टा। तो इंडिया की जब भी बात करेंगे तो इसमें अरेबिका और रोबस्टा ये दोनों ही इंडिया में उगाया जाता है। भारत सरकार यह कहता है कि भारत में उगाई जाने वाली कॉफी में सबसे ज्यादा परसेंटेज, पहली बात तो यह जान ले कि खैर कॉफी आई कहां से। क्या इंडिया में थी कॉफी? नहीं। ठीक है, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में बाबा बूदन ने कर्नाटक में की हिल्स पर, कर्नाटक की हिल्स में कॉफी सबसे पहले लगाई और उन पहाड़ों को अब हम क्या कहते हैं? बाबा बूदन हिल्स कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, बाबा बुदन, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, और इसीलिए आज नंबर 1 पर कॉफी उत्पादन में कौन है, कर्नाटक। तो 1600 ईस्वी के पास बाबा बुदन ने ये भारत में प्लांट किया था। ठीक है, कभी कभी पूछा है नंबर 2 पे कौन है, नंबर 1 पे कर्नाटक, नंबर 2 पे तमिलनाडु और नंबर 3 पे केरल। नंबर 1 पे कर्नाटका, नंबर 2 पे केरल है, नंबर 3 पे तमिलनाडु है। नंबर 2 पे केरल और नंबर 3 पे तमिलनाडु। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रकार का कि कौन सी कॉफी उगाई जाती है। चलिए, भारत में सबसे ज्यादा किस्म का जो कॉफी है वो अरेबिका की जाती है, और अरेबिका और रोबस्टा ये 2/3 है, 2/3 कॉफी का प्रोडक्शन करती हैं। इंडिया में जो कॉफी प्रोड्यूस की जाती है वो भुने बीजों के रूप में ही क्या की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है। और किसको करते हैं, इटली, बेल्जियम और रशिया को। ठीक है, इटली, बेल्जियम और रशिया को। आगे बढ़े हम। What is the average temperature required for wheat showing germination and for early development? wheat की जो फसल है वो 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस से भी उगती है, और ये 27 डिग्री सेल्सियस तक भी उगती है। बट जब शोन पीरियड होता है, ग्रोइंग पीरियड होता है, यानी जब गेहूं का उत्पादन शुरू होता है, हम गेहूं जब लगा रहे होते हैं, तब तापमान इसका कम होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि गेहूं उगते समय या जब उसमें पौधे उग रहे हो, अंकुर ज्यादा हो, तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, ज्यादा जाना ही चाहिए। गेहूं की फसल में क्या होता है, पहले टेम्परेचर ज्यादा, फिर टेम्परेचर कम, और फिर टेम्परेचर क्या होता है, फिर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अंकुरण और जड़ विकास के लिए 10 से 25 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो 25 डिग्री में बहुत बारीक हिस्सा दिया हुआ है, तो सबसे अप्रोप्रिएट कंडीशन जो होगी वो 15 डिग्री से 20 डिग्री की होगी। अब इसमें कमीशन क्या मानेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि 10 से 25 डिग्री के बीच के अंकुरण की जरूरत पड़ती है और सब में ही गेहूं हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम गेहूं के बीजांकुरण, तो थोड़ा टेम्परेचर उसके लिए ज्यादा चाहिए, तो हम इसको 20 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। तो नवंबर का महीना जो है ना, वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ही होता है भारत में, उत्तर भारत में। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शुगर केन सप्लाइड टू द इंडस्ट्रीज थ्रू आउट द ईयर। नंबर 1 पर है ब्राजील, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। भारत में भी गन्ना जो होता है वो सीजनल है, ऑलमोस्ट 1 ईयर की फसल है। क्यूबा में भी क्या है, सीजनल है। जर्मनी में नो शुगर केन। यहां पे क्या है, यहां पे बीट रूट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को, तो हवाईयन आइलैंड है ना, यहां पे ऐसी सॉइल और क्लाइमेट है जो कहां पर है, जो नियर टू द फैक्ट्रीज। ये क्या है, ये फैक्ट्री के पास ही है, और फैक्ट्री के पास होने की वजह से हवाईयन आइलैंड में पूरे वर्ष गन्ना उनको मिला रहता है। तो क्लाइमेट, सॉयल और पास में ही गन्ने की जो फैक्ट्री है वो स्टैब्लिश होने की वजह से बहुत आसानी से गन्ना वहां पर
उगा लिया जाता है। क्लियर? तो हवाईयन आइलैंड में क्या है, हमेशा प्रोडक्शन होता रहता है। इंडिया में क्या है, सीजनल है, एक ईयर के अराउंड क्या होता है। क्यूबा में भी क्या है, हार्वेस्टिंग सीजनल है। हवाईयन आइलैंड में सीजनल नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड टी इज नॉट प्रोड्यूस, टी नहीं उत्पादन होता है। पहला है सीकियांग वैली, ये चाइना में है। एंड वर्ल्ड्स वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग प्लेसेस ऑफ टी। सिर्फ टी ही नहीं, यहां पे राइस भी होता है। तो यांगटी सीकियांग की का जो एरिया है वो चावल के लिए फेमस है, वो टी के लिए भी दुनिया के सबसे लीडिंग प्रोड्यूसिंग सेंटर्स में से एक है। फिर कैंडी बेसन श्रीलंका में, श्रीलंका के सबसे फेमस चाय उत्पादक क्षेत्रों में कैंडी बेसिन है, यह भी सही है। तमिलनाडु में नीलगिरी में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यही तो रीजन है। ठीक है, अब फिर आता है कोस्टारिका। कोस्टारिका चाय के प्रोडक्शन के लिए नहीं जाना जाता है, ऑल दो कि कोस्टारिका कई सारी बेवरेज क्रॉप के लिए जाना जाता है, बट वो जैसे कॉफी यहां का मेन क्रॉप है इंस्टेड ऑफ टी नहीं है, कॉफी है। बेवरेज क्रॉप में कॉफी कोस्टारिका में है, लेकिन चाय नहीं है। ठीक है, तो राइट यहां पे रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, कोस्टारिका। बाकी ये तीनों ही रीजन जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टी प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। दैट्स ऑल इन दिस सीरीज। गुड बाय।